सारन गुरु डिजिटल क्लास में स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और पिछले क्लास में हम लोग फिजिक्स में गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन से स्फेरिकल चार्ज बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, सरफेस पे और इनसाइड ऑफ द स्फीयर ना। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। कोई स्ट्रेट चार्ज वायर है और इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इधर इनफाइनाइट तक है, इधर भी। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इस पे मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। और इसकी वजह से है ना, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग गॉसेस लॉ का यूज करेंगे और बहुत आसानी से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और वायर जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके लेंथ पे परपेंडिकुलर होगा, है ना। चारों तरफ 3D स्पेस में चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इससे ओरिजिनेट होगा वो इसके लेंथ पे परपेंडिकुलर होगा, डायरेक्शन इसका इधर की तरफ होगा। तो हम लोग का काम है कि इस वायर से r डिस्टेंस पे ये जो चार्ज वायर है r डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको कैलकुलेट करना। इधर इनफाइनाइट लेंथ है, इधर भी इनफाइनाइट लेंथ है। तो यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। ये एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, ठीक है। और ये जो यहाँ से r डिस्टेंस पे यहाँ P पॉइंट है और इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो r रेडियस का एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का मतलब हुआ क्लोज सरफेस। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे और इसके थ्रू हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो इस वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। जो हम लोग सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन किए हैं उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस वाले सरफेस पे जो कर्व सरफेस है। और सिलेंडर का ये ऊपर वाला जो सरफेस है जो कि प्लेन सरफेस है और ये नीचे वाला सरफेस जो कि प्लेन है, इस सरफेस पे के परपेंडिकुलर होगा, है ना। इस सरफेस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें वो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी ये वाला जो सरफेस है उस सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसको हम लोग फर्स्ट सरफेस मान लेते हैं, इसको सेकंड सरफेस और ये थर्ड सरफेस। और हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो सिलेंडर का कर्व सरफेस है उसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। अब इस गॉसियन सरफेस के थ्रू हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, फाई। तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, ये वाला जो सरफेस है इसके थ्रू फ्लक्स, प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेकंड सरफेस, ये जो कर्व सरफेस है सिलेंडर का इसके थ्रू फ्लक्स, प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस, ये थर्ड वाला जो सरफेस है इसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे।
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा ये गॉसियन सरफेस के थ्रू, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, और इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, क्योंकि इस एरिया पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। प्लस ये जो कर्व सरफेस है इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो चूंकि इस कर्व सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो इसके थ्रू फ्लक्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इसका सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 2 पाई आर एल होता है, जहां एल ये लेंथ होता है सिलेंडर का, तो हम लोग आर रेडियस का सिलेंडर इमेजिन किए और इसका जो लेंथ है उसको एल मान लेते हैं, ये एल मान ले रहे हैं। और जो थर्ड सरफेस है, थर्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसके थ्रू फ्लक्स जीरो होगा, यानी फ्लक्स हो जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल, फर्स्ट इक्वेशन। बाई गॉसेस लॉ, बाई गॉसेस लॉ, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है तो हम लोग इसके थ्रू फ्लक्स गॉस लॉ से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए फाई इज इक्वल टू लिखेंगे क्यू इनसाइड, इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेट लेमडा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेमडा को मान लेते हैं कि इस रॉड के यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है वो लेमडा, इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं लेमडा को, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो लेमडा हो गया। तो यहां से यहाँ थोड़ा जगह बना लेते हैं, यहां से फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनसाइड, तो ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है, तो इस सिलेंडर का जो लेंथ है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ है वो एल है, और ये जो रॉड है वो इनफाइनाइटली लेंथ है और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस सिलेंडर के अंदर एल लेंथ का रॉड है ना, एल लेंथ का जो रॉड है, रॉड का जो एल लेंथ है वो सिलेंडर के अंदर है और बाकी जो है वो बाहर है, तो सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है लेमडा इंटू एल। यूनिट लेंथ पे चार्ज जब एल लेमडा है तो एल लेंथ पे हो जाएगा लेमडा इंटू एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। तो ये था फ्लक्स जनरल फॉर्मूला से और ये गॉसेस लॉ से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इस दोनों को इक्वल कर लेंगे, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से एल कैंसिल होगा और E इज इक्वल टू आ जाएगा E इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये इसका डेरिवेशन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए भी पूछता है और 5 मार्क्स के लिए भी कई बार ये डेरिवेशन पूछा है। पिछले 10 साल का आप क्वेश्चन देखिएगा तो 3 या 4 बार या उससे ज़्यादा भी हो सकता है ऐसा डेरिवेशन दिया है। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिराइव करना होता है। तो हम लोग ये सीखें अभी
कि अगर कोई वायर है जिस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, प्लस हो या फिर माइनस हो, और लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसको अगर ऐसा लिखें 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r, ऐसा लैम्डा बाई r। लैम्डा बाई r लिख सकते हैं। तो अब ये जो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है, इसका वैल्यू कितना होगा? हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है 9 इंटू 10⁹9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होगा? इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल होकर के आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे 18 इंटू 10⁹9। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि पाई का वैल्यू रखें फिर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रखें और इसको सॉल्व करें। जब भी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा इसकी जगह पर 18 इंटू 10⁹9 रख लेंगे। लेमडा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया रहेगा ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, और आर जो है वो डिस्टेंस है रॉड से वायर से जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एप्लीकेशन था गॉसेस लॉ का। एक और है इसमें जो है कि प्लेन अगर चार्ज शीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinite plane sheet। यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, अगर कोई प्लेन शीट है और उस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो उसके नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो एक प्लेन शीट इमेजिन कर लेते हैं। ये कोई शीट है और इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, और चार्ज पर यूनिट एरिया को हम लोग सिग्मा मान लेते हैं। तो इसके नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। लेट सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो हम लोग का टास्क है कि इसके नजदीक कोई पॉइंट P है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लेना। और ये चूंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। तो अब
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए फिर हम लोग एक क्लोज सरफेस इमेजिन करेंगे, एक ऐसा सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस इमेजिन करेंगे जिसके थ्रू फ्लक्स निकालना आसान हो बिना गॉस लॉ यूज किए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस इमेजिन करेंगे। इसको ऐसा कर लेते हैं, एक सिलिंड्रिकल क्लोज सरफेस बनाते हैं। जिस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पॉइंट P है, तो इसको एक स्मॉल एरिया से इंक्लोज करते हैं, यहाँ पॉइंट P है, और एक सिलेंडर इमेजिन करते हैं ऐसा, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। और इस सिलेंडर का जो हाफ पार्ट है वो इधर की तरफ है, और ये जो सिलेंडर जो है वो इसके पेपर के प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इसका जो एक्सिस है सिलेंडर का, और यहाँ पॉइंट P है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E मान लेते हैं, और ये जो एरिया है वो डेल्टा S एरिया है ना, ये एरिया जो है डेल्टा S, तो ये एरिया भी डेल्टा S होगा, और यहाँ जो एरिया है ये वाला, ये भी डेल्टा S होगा। तो क्या करेंगे कि इस जो गॉसियन सरफेस है, ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, इसके थ्रू हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस phi इज इक्वल टू, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया पे परपेंडिकुलर होगा, और इस एरिया पे भी परपेंडिकुलर होगा। बाकी जो एरिया है उस एरिया के जो सरफेस है उसके पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस टोटल जो क्लोज सरफेस है इसके थ्रू फ्लक्स हो जाएगा E इंटू डेल्टा S प्लस ये वाले एरिया के थ्रू फ्लक्स हो जाएगा E इंटू डेल्टा S। ये हो गया 2E डेल्टा S फर्स्ट इक्वेशन। बाकी जो सिलेंडर का कर्व सरफेस है उसके थ्रू जो है वो फ्लक्स जीरो हो जाएगा बाई गॉसेस लॉ। गॉस लॉ का यूज करेंगे तो फ्लक्स हो जाएगा Q इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो क्लोज सरफेस बनाया गया इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है ये रखना है, तो टोटल चार्ज जो है ये सिलेंडर जो है ये पेपर का जो एरिया है उसका डेल्टा S एरिया, ये डेल्टा S एरिया सिलेंडर के अंदर है, बाकी एरिया तो बाहर है, तो यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा है, तो डेल्टा S एरिया पे कितना चार्ज होगा, सिग्मा इंटू डेल्टा S डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, सेकंड इक्वेशन। तो ये फ्लक्स हो गया इसके थ्रू, और ये भी फ्लक्स होगा इसी के थ्रू। ये जनरल फॉर्मूलाज हम लोग कैलकुलेट किए, और यहाँ पे गॉस लॉ का यूज किया गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट से फाई इज इक्वल टू है 2E डेल्टा S इज इक्वल टू यहाँ पे सिग्मा डेल्टा S बाई एप्सिलॉन नॉट। ये डेल्टा S कैंसिल हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा सिग्मा बाई
2 एप्सिलॉन नॉट। तो किसी प्लेन शीट के नजदीक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो और इनफाइनाइट प्लेन शीट हो तो उसके नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और सिग्मा जो होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इन एसआई यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ें। और फिर ये पेपर जो है प्लेन पेपर है या प्लेन शीट हो उसके नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी जो हम लोग रिजल्ट पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज की वजह से, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी का। 1.23 है क्वेश्चन नंबर। इसमें कह रहा है कि एन इनफाइनाइट line charge produces an electric field of 9 into 10 to the power 4 Newton per coulomb at a distance of 2 centimeter. Calculate the linear charge density. तो कोई लाइन चार्ज है और यहाँ से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट में दिया है। तो बताना ये कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है यानी लेम्डा को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग अभी पढ़े कि एक लाइन चार्ज से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 1 बाई, ऐसे लिखेंगे, लेम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लेम्डा बाई आर। तो यहाँ से लेम्डा को कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर 9 इंटू 10 टू द पावर 4 रख लेते हैं। अभी बताएं कि 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 18 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू लेम्डा डिवाइडेड बाई आर, ये रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस जो है वो यानी डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 10 टू द पावर -2 और यहाँ से लेम्डा को सॉल्व कर लेंगे। तो ये अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 9 में 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ 10 का पावर 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 18 इंटू 10 टू द पावर 9 होगा। लेम्डा ये कैंसिल हो गया, लेम्डा इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 9 यानी 10 टू द पावर -7 और इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं 1.21। A conducting sphere of radius 10 centimeter has unknown charge. If the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10 to the power 3 Newton per coulomb and points radially inward, what is the net charge on the sphere? ये स्फीयर है और इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। 1.5 इंटू 10 का पावर
न्यूटन पर कूलम, ऐसा है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन जो है पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसका मतलब है कि इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो रेडियली आउटवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज है और वो चार्ज बताना है व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। तो किसी स्फीयर से के सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q अपॉन r स्क्वायर। Q जो होता है इसका टोटल चार्ज है और यही Q जो है वो कैलकुलेट करना है, यही निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1/4πε0 की जगह पर 9 इंटू 10⁻9 Q अपॉन r स्क्वायर। 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यानी 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। तो 2 इंटू 10⁻⁻1 का स्क्वायर, और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। 1.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q डिवाइडेड बाई, ये 4 हो जाएगा और 10 का पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ से Q को सॉल्व कर लेंगे। Q जो होगा वो कूलम में आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 टू द पावर माइनस ये 10 टू द पावर 3 है, ये 9 है तो 6 हो जाएगा, है ना। फिर ये इधर मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड करें, Q निकल जाएगा। तो इस तरह से जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें का जितना टॉपिक था हम लोग कंप्लीट कर लिए, न्यूमेरिकल भी की एनसीईआरटी का, और अगले क्लास में हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।